बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुआ पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं एजुकेशन अकेडमी चैनल। क्यूएसओ का लॉ गेट का सिलसिला जारी है और हमने उसमें 103 आर्टिकल तक पढ़ लिया था। अब हम 104 से शुरू करते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। ऐसी शहादत का इखराज जो वाक़यात मौजूदा पर दस्तावेज के खिलाफ हो। यानी 104 में ये कहा गया कि अगर तो लॉ गेट में आपसे कहेगा कि अगर तो एक मुआहदा है, एक तहरीर है, एक एग्रीमेंट है, उसकी तहरीर बिल्कुल वाज़िया है और समझ एक ही मर्तबा समझने में मुकम्मल समझ आ जाती है, उसकी कोई तशरीह, ताबीर, इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अदालत को ये कहें कि जज साहब ये वाली जो लाइन फलां लिखी है ना, इसका मतलब ये भी तो निकल सकता है? नहीं। तो आपसे लॉ गेट में कहेगा अगर तो तहरीर बिल्कुल वाज़िया है किसी भी एग्रीमेंट की, तो हमें उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, हम उसको दो लफ्जी मैंने नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे जज साहब इसका मतलब तो ये भी निकल सकता है। तो जब तहरीर वाज़िया होगी, मीनिंग वाज़िया होंगे, तब ऐसा इजाजत नहीं दी जा सकती। When लैंग्वेज यूज्ड, जब लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए इन डॉक्यूमेंट में इज प्लेन, वो बिल्कुल वाज़िया हो इन इटसेल्फ, अपने आप में, एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली, और जब ये अप्लाई की जाए तो बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल दुरुस्त हो, टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, जो मौजूदा हकायक हैं उन पर। एविडेंस में नॉट बी गिवन, एविडेंस नहीं दिए जा सकते, मे का लफ्ज है। हाँ, कभी ऐसे भी होता है कि एविडेंस दिए भी जा सकते हैं, तो मगर यहां पे मे नॉट बी गिवन, आम हालात में नहीं दिए जा सकते, टू शो जाहिर करने के लिए दैट इट वाज नॉट मीन टू अप्लाई टू सच फैक्ट, कि जज साहब इसका मतलब ये वाला तो नहीं, इसका मतलब तो ये है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अगर तो लैंग्वेज का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है तो हम उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से उसको रंग देने की, अपनी तरफ से उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश नहीं करेंगे। 105 एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अनमीनिंग, ऐसे एविडेंस कि उन डॉक्यूमेंट के बारे में अनमीनिंग इन रेफरेंस, जिनका हवाला जो है, जिनका रेफरेंस जो है वो अनमीनिंग हो, टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, मौजूदा हालात के बारे में। यानी लॉ गेट में आपसे कहेगा 105 से रिलेटेड कि अगर एक ऐसी तहरीर है कि जिसको समझने के लिए मजीद वजाहत की जरूरत है, तो क्या हम उस तहरीर को समझने के लिए कोई और सबूत दे सकते हैं? आप कोई उसके अंदर कोई ओरल एविडेंस दे सकते हैं या कोई भी सबूत दे सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। मिसाल के तौर पर मैं तहसील खानपुर में रहता हूं, इसको लगता है जिला रहीम यार खां, तो अगर मैं ये कह दूं कि मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम हूं और मैं जिला रहीम यार खां से ताल्लुक रखता हूं, ये मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो जिस टाइम एक शख्स मुझसे मिलने के लिए आया तो उसने मुझे रहीम यार खां में देखा, मैं तो नहीं मिला, मैं तो रहता हूं खानपुर में। तो अब वो शख्स जाके ये कहे कि जज साहब इसने मुझे कहा था मैं तो रहीम यार खां में रहता हूं, तो मैं अपने सबूत में कह सकता हूं कि जज साहब रहीम यार खां का मतलब ये कि हमारा तहसील छोटी सी है, इसकी पहचान पाकिस्तान में रहीम यार खां के नाम से ज्यादा होती है। तो इस तरीके से किसी लैंग्वेज को एलेबोरेट करने के लिए, उसके मतलब को बताने के लिए वजाहत दी जा सकती है। When लैंग्वेज यूज्ड इन डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट में एक लैंग्वेज दी गई हो, इज प्लेन इन इटसेल्फ, वो हो तो बिल्कुल साफ, बट इज अनमीनिंग, मगर उसका मतलब वाज़िया ना होता हो, इन रेफरेंस हवाला देने के लिए, टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, उन हकायक के बारे में जो मौजूद हैं, एविडेंस में के साथ, शैल नहीं में के साथ, एविडेंस में बी गिवन, एविडेंस दिए जा सकते हैं, टू शो जाहिर करने के लिए दैट इट वाज यूज्ड इन ए पार्टिकुलर सेंस, कि इसको कहने का मतलब ये था। तो लॉ गेट में यही कहेगा कि अगर जो तहरीर है वो प्लेंट इटसेल्फ, ये लफ्ज नहीं भूलना कि तहरीर प्लेंट हो, बिल्कुल वाज़िया हो, मगर उसके लफ्ज मीनिंगफुल अदा ना करते हो, तो क्या हम उसको वजाहत दे सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। 106 एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, एविडेंस
किस हद तक एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज जुबान के इतलाक पर, विच कैन अप्लाई टू वन ओनली, जो सिर्फ अप्लाई हो सकती सिर्फ एक पर, ऑफ सेवरल पर्सन, बहुत से शख्सों के बारे में। 106 में ये कहेगा लॉग एक्ट के अंदर कि क्या ऐसी लैंग्वेज कि जो एक ही वक्त में बहुत से लोगों पर अप्लाई तो हो रही है मगर उसको वजाहत करने के लिए कोई एक की जरूरत हो, यानी सादा लफ्जों में ऐसी लैंग्वेज जो बैक वक्त सब पे अप्लाई नहीं हो सकती, वैसे अप्लाई की जा रही है मगर सब पे अप्लाई नहीं हो सकती, तो क्या उसकी वजाहत के लिए हम कोई सबूत दे सकते हैं? हाँ, मैं मिसाल देता हूं। लॉग एक्ट में आपसे कहेगा कि आसिफ के पास 4 सफेद घोड़े थे, जाहिद आया, उसने कहा कि मुझे एक सफेद घोड़ा चाहिए। मैंने उससे कहा ठीक है, आप घोड़ा, मेरा एक सफेद घोड़ा ले जाएं, तो मुझे जो है आप 1 लाख दे जाएं। तो उसने मुझे कहा ठीक है। जब वो अंदर गया तो वहां पे तो सारे सफेद थे, तो अब मैं एग्रीमेंट तो मेरा हो चुका था कि सफेद घोड़ा मैंने देना है, तो अब मैं वजाहत करने के लिए सबूत दे सकता हूं जज साहब को कि जज साहब मैंने जो घोड़ा नंबर 3 था ना उसको बेचना था। तो इस तरीके से कि देखो मेरी जुबान तो अप्लाई हो गई कि सफेद घोड़ा ले जाओ, मगर वो सब पे अप्लाई नहीं हो रही। तो ऐसी जुबान जो बैक वक्त सब जानवरों पे, सब चीजों पे, सब इंसानों पे अप्लाई ना होती हो, तो उसकी वजाहत करने के लिए हम सबूत दे सकते हैं कि जज साहब मेरा कहने का मकसद ये था कि घोड़ा नंबर 3 ले जाओ। When the fact are such, जब हकायक ऐसे हों, that the language used, के जो जुबान इस्तेमाल की जाती हो, might have been mean to apply, हो सकता कि अप्लाई होती हो to anyone, किसी एक के ऊपर, and could not have been meant to apply, और उसको ना किया जा सकता हो अप्लाई टू मोर देन वन, एक से ज्यादा पर, ऑफ सेवरल पर्सन, बहुत से शख्सों पर, और थिंग्स या चीजों पर, एविडेंस में बी गिवन, एविडेंस दिए जा सकते हैं और फैक्ट्स हकायक को वाज़ह करने के लिए, विच शो, जो ज़ाहिर करें, विच ऑफ दोज पर्सन, कि उनमें से कौन से जो शख्स, आर थिंग्स या चीजें, इट वाज इंटेंडेड टू अप्लाई टू, उनमें से कौन से शख्स या कौन सी चीजों के बारे में कहने का मतलब था। तो बिल्कुल उस तरीके से मेरा 4 घोड़ों में से घोड़ा नंबर 3 का कहने का मतलब था। 107 एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ 2 सेट्स। तो एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज, हकायक किसके बारे में, इतलाक के बारे में, ऑफ लैंग्वेज जुबान के, टू वन ऑफ 2 सेट्स ऑफ फैक्ट, के जो 2 हकायक के सेट के बारे में हो, टू नेदर ऑफ विच, और उनमें से जो ना हो, दी होल करेक्टली अप्लाई, मुकम्मल तौर पर एक के लिए वो जुबान अप्लाई ना होती हो। बहुत गौर से देखें, ये बहुत अहम है। इस तरह हो कि मेरी आधी बात तो सच्ची हो, पार्टली मेरी बात सच्ची दुरुस्त हो, और पार्टली मेरी बात जो कंफ्यूज करती हो, तो अब मैं क्या सबूत दे सकता हूं अपनी बात को वजाहत करने के लिए? हाँ, मिसाल के तौर पर मेरे 2 घर हैं, दोनों में किराए पे देना चाहता हूं, दोनों के दोनों मॉडल टाउन ए में है, मगर जो घर नंबर ए है वो कब्जे में है सी के, और जो घर नंबर बी है वो कब्जे में है डी के। मैं गलती से ये कह देता हूं कि जो घर नंबर ए है ना वो वाला आपका है जो कि एफ के कब्जे में है। तो अब जब वो वहां पर गया, घर नंबर ए तो मौजूद है मगर वो तो सी के बारे में, सी के कब्जे में है, मगर मैंने उसको कह दिया वो एफ के कब्जे में है, तो मैं अपनी वजाहत देने के लिए अपनी बात को करेक्ट कर सकता हूं। When the language used applies, जब जुबान इस्तेमाल की गई हो वो अप्लाई होती हो पार्टली टू वन सेट ऑफ अग्रेसिंग फैक्ट, आधे तौर पर, जुजवी तौर पर किसी मौजूदा हकायक के एक सेट के ऊपर, एंड पार्टली टू अनदर सेट ऑफ, और जुजवी तौर पर अनदर सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, वो दूसरे हकायक पे इस्तेमाल होती हो, बट दी होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर जब उसको अप्लाई करे तो वो अप्लाई ना होती हो दुरुस्त होकर। एविडेंस में बी शोन, एविडेंस में बी गिवन, एविडेंस दिए जा सकते हैं टू शो ज़ाहिर करने के लिए, टू विच ऑफ द 2,
کہ ان دونوں میں سے کون سی اٹ واز مین ٹو اپلائی، میرا کہنے کا مطلب کیا تھا، کہ یعنی ان دونوں میں سے میرا کہنے کا مطلب کیا تھا، یہ والی بات ہے۔ 108 ایویڈنس ایز ٹو میننگ آف انلیجیبل کریکٹر، ایسے حروف جو پڑھے نہ جا سکتے ان کے بارے میں۔ ایویڈنس میں بی گیون، ایویڈنس میں بی گیون، ایویڈنس دیے جا سکتے ہیں ٹو شو ظاہر کرنے کے لیے، دی میننگ آف انلیجیبل نہ پڑھے جانے والے، آر ناٹ کامنلی انٹیلیجیبل کریکٹر، یا عام طور پر زیادہ مانوس کریکٹروں کے بارے میں، آف فورن کوئی بیرونی، ایبسولیٹ ایبسولیٹ متروک لفظوں کے بارے میں، ٹیکنیکل لفظوں کے بارے میں، لوکل عام لفظوں کے، علاقائی لفظوں کے بارے میں، اینڈ پروونشنل ایکسپریشن، یا کوئی کسی بھی پروونشنل ایکسپریشن کے بارے میں، آف ایبریویشن یا کوئی مخففات کے بارے میں، آف دی ورڈز یوزڈ، ایسے لفظ جو استعمال ہوتے ہو ان اے پیکولر سینس، خاص معنوں میں۔ تو لا گیٹ میں آپ سے کہے گا کہ کوئی خاص مخفف جو ہوں، یا ایسے لفظ جو غیر مانوس ہوں، یا ایسے لفظ کہ جو پڑھے صحیح طریقے سے نہ جا سکتے ہوں، یا جن کا مطلب کچھ کا کچھ بن جاتا ہو، تو اس لفظوں کے بارے میں ہم کوئی ایویڈنس دے سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں دے سکتے ہیں۔ دیکھیں ہو میں گیو ایویڈنس، 109 پڑھ رہے ہیں، ہو میں گیو ایویڈنس، کون ایویڈنس دے سکتا ہے؟ آف ایگریمنٹ، ایگریمنٹ کے بارے میں، ویرنگ ٹرمز آف ڈاکومنٹ، جو کہ ڈاکومنٹ کی شرائط کو ہی بدل دیں۔ لا گیٹ میں آپ سے کہے گا کہ دو شخصوں کے درمیان معاہدہ ہوا، آصف کے درمیان اور عمران کے درمیان۔ آصف نے عمران کو کہا کہ آپ اس طرح کرنا، عمران بھائی آپ مجھے 3 مہینے کی ادھار کے اوپر جو ہیں وہ یہ موبائل دے دیں۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے چلو آصف بھائی آپ لے لیں۔ ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا 3 مہینے کا۔ ساتھ ایک اور دوست بھی کھڑا ہوا تھا جس کا نام زاہد ہے۔ اچانک میری کال آئی کہ آصف صاحب آپ نے میرے پیسے دینے تھے تو 3 مہینے ہو گئے ہونے والے ہیں، آپ وہ پیسے ادا کر دیں۔ میں نے اس سے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو جس دوست سے میں نے موبائل کا بھی سودا کیا تھا، لکھ پڑھ ہو گئی 3 مہینے کی، تو میں نے اس سے کہہ دیا یار آپ اس طرح کریں، مجھ سے 5 مہینے بعد لے لینا، مہربانی کریں، میں نے ایک بندے کے پیسے دینے ہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اب معاہدہ ہوا ہے 3 مہینے کا، مگر زبانی بات نے معاہدے کو 5 ماہ تک کی طویل دے دی۔ اب اس معاہدے کی ثبوت کون دے گا کہ معاہدہ 3 مہینے کا نہیں تھا بلکہ 5 مہینے کا طے ہوا؟ لکھا 3 کا ہے، ہوا 5 کا ہے، تو یہ کون ثبوت دے سکتا ہے؟ وہ تیسرا بندہ دے سکتا ہے کہ جو ہمارا دوست کھڑا سن رہا تھا اس بات کو، تو وہ ثبوت دے سکتا۔ تو لا گیٹ میں آپ سے یہی پوچھے گا۔ پرسن ہو آر ناٹ پارٹیز، ایسے لوگ جو پارٹیاں نہ ہوں، ٹو اے ڈاکومنٹ کسی بھی تحریر کے، آر دیئر ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ، یا وہ مفاد میں کسی بھی طرح کا کوئی نمائندہ نہ ہو، یعنی کوئی مفاد نہ رکھتے ہوں۔ may give evidence، وہ ایویڈنس دے سکتے ہیں، of any facts، کسی بھی حقائق کے بارے میں، tending to show، جو یہ ظاہر کرتے ہوں، ایک contemporaneous agreement، ایک ہم زماں ہم عہد ایگریمنٹ کے بارے میں، wearing the term، جو کہ ٹرم کو بدل دیتا ہو، آف دی ڈاکومنٹ، ڈاکومنٹ کا۔ تو وہی والی بات کہ لا گیٹ میں آپ سے کہے گا، یہی والا جو میں نے ابھی کہا کہ آصف اور زید کے درمیان تو 3 ماہ کا سودا ہوا، سن رہا تھا ایک اور دوسرا بندہ، تو اس نے آصف نے یہ کہہ دیا کہ 5 ماہ کے بعد ہم یہ لے لیں گے، تو کیا وہ دوسرا بندہ جو سن رہا تھا وہ اس معاہدے کی گواہی دے سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ہم زماں تھا، وہ اس زمانے میں موجود تھا، اس محفل میں موجود تھا۔ ہاں لا گیٹ میں آپ سے ایک اور چیز کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ اس زمانے میں موجود نہیں تھا تو وہ کنٹیمپورینیس نہیں تھا، کنٹیمپورینیس نہیں تھا، یعنی وہ ہم زماں نہیں تھا، اس جگہ پہ موجود نہیں تھا۔ کیا وہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اب جو بندہ موجود ہی نہ اس کو کیا پتا۔ 110 سیونگ آف پروویژنز آف سکسیشن ایکٹ ریلیٹنگ ٹو ولز، کہ اس سکسیشن جو ایکٹ ہے، قانون وراثت جو ہے، اس کے بارے میں یہ سیونگ کلاس ہے 110۔ اگر آپ سے لا گیٹ میں یہ پوچھے کہ کیا قانون شہادت جو ہے وہ قانون وراثت کو متاثر کرے گا یا نہیں کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو کس سیکشن کے تحت نہیں کرے گا؟ آپ کہیں گے کس آرٹیکل کے تحت نہیں کرے گا؟ تو آپ کہیں گے آرٹیکل 110 کے تحت
نہیں کرے گا. تو اگر میں نے پیچھے غلطی سے سیکشن بول دیا ہو تو وہ آرٹیکل ہوں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ سیکشن کا تعلق زیادہ ہوتا ہے, آرٹیکل کم ہوتے ہیں, تو اس لیے آرٹیکل لفظ ہے قانون شہادت میں. نتھنگ ان دس چیپٹر, اس چیپٹر میں کوئی بھی چیز کنٹینڈ شیل بی ٹیکن, بالکل بھی نہیں لی جائے گی. ٹو افیکٹ, کہ وہ افیکٹ کرے اینی آف دی پروویژنس آف سکسیشن ایکٹ, کہ وہ کسی بھی قانون سکسیشن ایکٹ کے بارے میں 1925 1925 کے بارے میں ایز ٹو دی کنسٹرکشن آف ول, جن کا تعلق وصیت ناموں سے متعلق ہو. تو یہ سکسیشن ایکٹ جو ہے اس کو یہ جو ہے متاثر نہیں کرتا. اب بڑا قیمتی شروع ہو گیا کہ فیکٹس وچ نیڈ ناٹ بی پروفڈ. یہ ہے, آپ اس کا نمبر آپ نے یاد رکھنا, 111 سے 113 تک چلتے ہیں, کہ ایسے کون سے فیکٹ جو کہ ایک پارٹی کو اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو لا گیٹ میں آپ سے کہے گا کچھ ایسے بھی حقائق ہوتے ہیں کہ جن کا ثبوت عدالت کو دینے کی پارٹیوں کو ضرورت نہیں ہوتی, وہ اس کا ثبوت عدالت خود ڈھونڈے, عدالت کے ذمے ہے وہ اس کا ثبوت. تو آپ کہیں گے ہاں, وہ کون کون سے ہیں, وہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. ان کا نمبر کیا ہے, 111 سے 113. سب سے پہلا ہے فیکٹ جوڈیشلی نوٹسیبل, ایسے فیکٹ جو قانونی طور پر عدالت کو معلوم ہونے چاہیے, نیڈ ناٹ بی پرووڈ, ان کو ہم پروو نہیں کریں گے. وہ کون سے 112 میں بتائے گئے ہیں. تو کون سے ثبوت جن کی عدالت کو خود معلومات ہونی چاہیے, اس کے بارے میں ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے. نو فیکٹ آف وچ دی کورٹ, کوئی بھی ایسے حقائق کہ جس کے بارے میں کورٹ ول ٹیک جوڈیشل نوٹس, جو جوڈیشل نوٹس لیتی ہے, بی پرووڈ, ہم اس کو پروف نہیں کریں گے. یعنی جس کی جو ذمہ داری کورٹ کی ہے وہ تو کورٹ کی. مثال کے طور کے اوپر ہفتے کے بعد منگل والے دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میری پیشی غلطی سے ڈال دی منگل والے دن کی, اور وہ بھول گیا کہ اس دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی ہے. اب جب میں پیشی والے دن جب گیا, عدالت تو بند تھی, اور اسی دن میرا کوئی بہت ضروری ہیئرنگ تھی. اب اگلے دن جب میں عدالت کے پاس پیش ہوں گا تو جج صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ جج صاحب کل چھٹی تھی, غلطی سے پیشی لگ گئی, کل تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی تھی. تو جج صاحب مجھے یہ نہیں کہیں گے بھائی مجھے پروف کر کے دکھاؤ کہ کل کیسے چھٹی تھی, کون سے گزٹ میں لکھا ہوا تھا, کس جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ کل چھٹی تھی اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی ہوئی ہے. نہیں, اس طرح کی چھٹیاں, ہالی ڈیز, ملکوں کے قانون, سٹیمپیں, ہر آفس سے ریلیٹڈ جو معلومات جو 112 میں دی جا رہی ہے, ان کے متعلق معلومات رکھنی عدالت کی ذمہ داری ہے, شخص کی ذمہ داری نہیں ہے. 112 میں وہ ساری لسٹ بتائی ہے. فیکٹس آف وچ کورٹ, ایسے حقائق جس کے بارے میں کورٹ مسٹ ٹیک جوڈیشل نوٹس, کورٹ ان کا جوڈیشل نوٹس ضرور لے گا. دی کورٹ شیل ٹیک جوڈیشل نوٹس, کورٹ ضرور جوڈیشل نوٹس لے گا آف دی فالوئنگ فیکٹ, ان درج ذیل فیکٹوں کے بارے میں. پہلا ہے آل پاکستانی لا, تمام پاکستانی قانونوں کے بارے میں. تو لا گیٹ میں آپ سے کہے گا پاکستانی قوانین کے بارے میں شخص جو ہے ثبوت دے گا یا عدالت, آپ کہیں گے عدالت ثبوت دے گی. آرٹیکل آف وار آف دی آرمڈ فورس, تمام جنگ کے قوانین جو فوج سے ریلیٹڈ ہیں ان کا بھی عدالت ثبوت دے گی, شخص نہیں دے گا. دی کورس آف پروسیڈنگ آف سینٹرل لیجسلیچر, کوئی بھی طریقہ کار کے جو مرکزی قانون سازی کی جاتی اس کے بارے میں. اینڈ اینی لیجسلیچر, یا کوئی دوسری قانون سازی اسٹیبلشڈ جو قائم کی جاتی ہو انڈر اینی لا, کسی اور قانون کے ذریعے, فار دی ٹائم بینگ ان فورس ان پاکستان, جو پاکستان میں نافذ الوقت ہو. تو ان تمام قوانین کی جو سینٹرل لیجسلیشن ہو یا کوئی اور لیجسلیشن ہو, ان کی معلومات کورٹ کے ذمے ہے, شخصوں کے ذمے ان کے ثبوت دینا نہیں ہوتے. دی سیل آف آل کورٹس ان پاکستان, پاکستان کی تمام عدالتوں کی مہروں کے بارے میں, سٹیمپس کے بارے میں. اینڈ آف آل کورٹس, اور وہ تمام کورٹوں کے بارے میں آؤٹ آف پاکستان, جو پاکستان میں سے باہر ہیں, اسٹیبلشڈ بائی اتھارٹی, مگر ان باہر کے ملکوں کی عدالتوں کو قائم کیا ہوا ہے. آف دی فیڈرل گورنمنٹ, پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے, آر دی گورنمنٹ ریپریزنٹیٹو, یا گورنمنٹ کے کچھ نمائندے ہیں. دی سیلز آف کورٹس آف
admiralty and maritime jurisdiction and of notary public, या दूसरी तरह की जो नोटरी पब्लिक वगैरह की जो सील हैं उनके बारे में, एंड ऑल सील या कोई दूसरी तमाम तरह की जो मोहरें हैं, विच एनी पर्सन जो कोई भी शख्स इज अथोराइज्ड वो इस काबिल कर दिया गया हो, उसको अथॉरिटी दे दी गई हो टू यूज के वो मोहरों को इस्तेमाल करे, बाय एनी एक्ट किसी भी कानून के ताबे होकर, और रेगुलेशन या किसी रूल के ताबे होकर, हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, जो रूल पाकिस्तान में कानून की हैसियत रखते, बड़ा कीमती है। लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनकी मोहरों के बारे में तो खबर रखना जजों की जिम्मेदारी, कोर्ट की जिम्मेदारी है। क्या बाहर की एक ऐसी अदालत है जो है तो लंदन में मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको कायम किया है, तो क्या उस अदालत की मोहरों के बारे में, उनकी प्रोसीडिंग के बारे में खबर रखना या सबूत देना अब जज की जिम्मेदारी है, कोर्ट की जिम्मेदारी है, या पार्टी की जिम्मेदारी है? आप कहेंगे अब भी कोर्ट की जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? कि उसको स्टैब्लिश फेडरल गवर्नमेंट ने किया, बेशक कि वो पाकिस्तान से बाहर ही क्यों ना हो। द एक्सेशन ऑफ ऑफिस, किसी भी ऑफिस के एक्सेशन के बारे में, उनकी रसाई के बारे में, द एक्सेशन ऑफ ऑफिस, ऑफिसों के एक्सेशन के बारे में, नेम्स, नामों के बारे में, टाइटल्स के अनुमान के बारे में, फंक्शन एंड सिग्नेचर, और उनके कामों यानी ड्यूटियों के बारे में और उनके सिग्नेचरों के बारे में, ऑफ द पर्सन, उन शख्सों की, फीलिंग फॉर द टाइम बीइंग एनी पब्लिक ऑफिस, जो किसी भी नाफिजुल वक्त में कोई पब्लिक ऑफिस को संभालते हों, इन पाकिस्तान में, इफ द फैक्ट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, अगर ऐसे हकायक हो जिनका ताल्लुक उनके अपॉइंटमेंट से हो, ऑफ सच ऑफिस, उस ऑफिस से, इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट, और वो ऑफिशियल गजट के अंदर दिए गए हों। तो लॉ एक्ट में आपसे कहेगा किसी भी पाकिस्तान के ऐसे ऑफिस के बारे में जिसको गवर्नमेंट ऑफिसर संभालते हो, पब्लिक ऑफिसर संभालते हो, तो उनके मामलात के बारे में भी क्या पार्टी जाकर सबूत देगी, अदालत के जिम्मे? अदालत के जिम्मे। मिसाल के तौर पर मैंने डॉक्यूमेंट साइन करवाए 17वें स्केल के लेक्चरार से जाकर, उस लेक्चरर ने मेरी जो है वो स्टैंप कर दी है। अब जब मैं जज साहब के पास गया तो जज साहब ने उसकी वो देखी, स्टैंप देखी और उसके सिग्नेचर देखे। अब जज साहब मुझे ये तो नहीं कहेंगे ये लेक्चरर क्या होता है, ये साबित करो, और ये साबित करो 17वें स्केल वाला जो होता है वो उसको स्टैंप कर सकता है या नहीं कर सकता, टेस्ट कर सकता है नहीं कर सकता, ये मेरे जिम्मे नहीं, ये जज साहब के जिम्मे। द एग्जिस्टेंस, वजूद रखना, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग, उन्वान के बारे में और कौमी झंडों के बारे में, ऑफ एवरी स्टेट, किसी भी मुल्क के, आर सोवेरियन रिकॉग्नाइज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, या कोई भी ऐसी बाहर की सल्तनत जिसको पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने तस्लीम किया हो। यानी किसी भी मुल्क के झंडों के बारे में अदालत बताएगी, पार्टी नहीं बताएगी कि जज साहब ये वाला जो झंडा है ये तो फलां मुल्क का है। तो जज साहब ये नहीं कहेंगे भाई आप साबित करो ये चाइना का तो नहीं, ये तो फलां है, नहीं, वो अदालत के जिम्मे। द डिविजन्स ऑफ टाइम, वक्त की तकसीम, द जोग्राफिकल डिवीजन, जो जोग्राफियाई लिहाज से तकसीम होती है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, यानी दुनिया के नक्शे, एंड पब्लिक फेस्टिवल, और जो अवामी त्यौहार होते हैं, फैक्ट्स, हकीकतें, एंड हॉलीडेज, और जो छुट्टियां होती हैं, नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट, जो ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड होती हैं, उनकी जिम्मेदारी भी अदालत की है, शख्स की नहीं। द टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हदूद के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ताबे होकर रहने वाली टेरिटरी, हदूदों के बारे में भी मालूमात रखना कोर्ट का काम है। द कमेंसमेंट, आगाज, कॉन्टिन्यूस, जारी होना, एंड टर्मिनेशन, और ख़त्म हो जाना, ऑफ हॉस्टाइलिटीज, दुश्मनियों के बारे में, बिटवीन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, एंड एनी अदर स्टेट, या किसी दूसरी स्टेट के बारे में, और बॉडी ऑफ पर्सन, या शख्सों के बारे में ये रखना भी अदालत की जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर के ऊपर तो शख्स ने कहा कि जज साहब मैं इंडिया जाना चाहता था मगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक नहीं हैं, तो उनकी आजकल जो है सही तरीके की दोस्ती नहीं है, तो फला मेरा मसला पड़ गया। तो जज साहब ये नहीं कहेंगे आप साबित करके बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात सही किस तरह नहीं है, कब से दुरुस्त सही नहीं है, नहीं, ये काम जज साहब का है, अदालत का है, शख्स का नहीं। द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट,
किसी भी कोर्ट के ऑफिसर के मेंबर या शख्स के बारे में एंड ऑफ देयर डेपुटीज या उनके जो डेपुटीज हैं एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर या उनके जो मातहत ऑफिसर हैं एंड असिस्टेंट या उनके साथ मुआवनत करने वाले हैं एंड आल्सो ऑफ ऑल ऑफिसर और तमाम तरह के ऑफिसर एक्टिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स प्रोसेस, ये जो अदालती मामलात को लेकर चलते हैं एग्जीक्यूशन को, एंड ऑफ ऑल एडवोकेट्स और तमाम तरह के जो वुकला हैं एंड अदर पर्सन या कोई दूसरे शख्स अथोराइज्ड जिनको अथोराइज्ड किया गया हो बाय लॉ कानून के जरिए से टू अपीयर के वो पेश हों एंड आर एक्ट बिफोर इट या कोर्ट के सामने कोई एक्ट करें यानी कोई काम करें। मिसाल के तौर पर लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि आसिफ जो है बतौर वकील एक शख्स के तरफ से पेश हुआ, तो आसिफ ने वकालतनामे पे जो है अपने साइन कर दिया, एक्सेप्टेड कर दिया कि ये मेरा क्लाइंट है। अब जब मैंने अदालत के सामने वो वकालतनामा दिया तो जज साहब मुझे ये नहीं कह सकते कि आप साबित करें आपने कब जो है वकालत की थी, आपकी इनरोलमेंट क्या थी, आपकी इनरोलमेंट कब की थी, आप कब से वकील बने हैं, तो क्या आप इस लाइसेंस की बुनियाद पर जो है आप केस लड़ सकते नहीं। ये कोर्ट की जिम्मेदारियां करना, हमारा काम सिर्फ प्रेजेंट करना है। द रूल ऑफ द रोड्स, सड़कों के जो कवानीन है, रूल जो हैं ऑन लैंड जमीन पर, आर सी एट सी, ये समुद्रों के जो भी मामलात हैं वो सब अदालत के जिम्मे हैं। इन ऑल केसेस, तमाम केसेस रेफर्ड इन क्लास ए, जो ऊपर क्लास जो ए में बताया गया है, इन ऑल केसेस, तमाम केसेस रेफर्ड टू इन क्लास 1, जो क्लास 1 में रेफर किए गए हैं, एंड आल्सो ऑन ऑल मैटर, और वो तमाम मामलात ऑफ पब्लिक हिस्ट्री जिसका ताल्लुक अवामी तारीख से हो, लिटरेचर से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, द कोर्ट में रिसोर्ट फॉर इट्स एड, कोर्ट जो है उनके मदद के लिए, उनके तस्फिये के लिए, मदद के लिए, टू एप्रोप्राइट बुक और डॉक्यूमेंट्स फॉर रेफरेंस, उनके हवाले के लिए कुतब दरकार कर सकती है। याद रखना, आपसे लॉ एक्ट में कहेगा कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो, कोई ऐसा मामला हो जो ऊपर बताया गया या कोई इस तरह, इन तमाम के लिए क्या कोर्ट ये कह सकती है कि आप मुझे फला किताब लाकर दिखाएं कि ये साइंस का मामला, ये आर्ट्स का मामला, ये हिस्ट्री का मामला, ये कहाँ लिखा है, तो वहां कोर्ट तलब कर सकती है। इफ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन बाय एनी पर्सन, अगर कोई शख्स ये कहे टू टेक जुडिशियल नोटिस, कि आप जुडिशियल नोटिस लें ऑफ एनी फैक्ट, किसी मामले के बारे में, इट मे रिफ्यूज टू डू सो, तो कोर्ट इनकार कर सकती है, अनलेस, जब तक, एंड अनटिल सच पर्सन के, जब तक कि वो शख्स प्रोड्यूस, पेश ना कर दे, एनी सच बुक, कोई ऐसी किताब, एनी सच बुक या कोई ऐसी किताब, और डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी तहरीर, एज इट मे कंसीडर नेसेसरी, कि जिसको जरूरी समझा जाए, टू इनेबल इट टू डू सो, के ये अब ऐसा करवा सकती है। लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि क्या कोई शख्स कोर्ट को ये कह सकता है कि आप इसका जुडिशियल नोटिस लें, तो वैसे तो नहीं कह सकता। हाँ, अगर एक शख्स ये कहे कि जज साहब जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बजा है, मगर अब मौजूदा जो नई चेंज आई है, अमेंडमेंट नई आई है, उसको आप पढ़ें, ये नई किताब आई है, इसमें देखें ये वाली बात नहीं है, तो ऐसे कोई हवाला जज साहब को दिया जा सकता है कि जो जुडिशियल नोटिसेबल जो आपके पास फैक्ट है उसको अमेंड उसमें हो गई है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, मगर सबूत के साथ। ये नहीं कि आप कहें जज साहब ये तो इस तरह है ही नहीं, आपकी बात तो कोई नहीं मानेगा जब तक आप तहरीरी सबूत ना दें। 113 फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, ऐसे हकायक के जो खुद पार्टियां मान लें। मिसाल के तौर पर मैंने ये कहा कि ये जो चेक है इसने मुझे जनवरी में दिया था और ये 5 लाख का है, दूसरा बंदा ये मान ले पार्टी कि जज साहब चेक मैंने दिया है मगर ये 5 लाख का नहीं 1 लाख का चेक है, तो अब जो उसने मान लिया चेक, अब जज साहब ये नहीं कहेंगे नहीं आप साबित करके दिखाएं कि आपने ही दिया था। तो जो फैक्ट कोई भी पार्टी मान ले तो जज साहब शुक्र अदा करते हैं कि अब ये केस खत्म होने वाला है, चलो अच्छी बात है, पाकिस्तान का एक केस खत्म हो रहा है। तो ये नहीं करते कि उसकी बारीकियों में चले जाएं कि आप जो फैक्ट कबूल कर रहे हैं उनके बारे में सबूत दें। हाँ, एक बड़ी कीमती बात, अगर तो जज साहब को ये शक पड़ जाए कि ये शख्स किसी मजबूरी में एडमिट कर रहा है, कबूल कर रहा है कोई मामला,
तब जज साहब सबूत मांग सकते हैं। और वैसे भी अगर जज साहब अगर चाहें तो सबूत मांग सकते हैं कि नहीं मैं मुतमिन नहीं हूं, मगर आम हालात में नहीं मांगा जाता। फैक्ट्स एडमिटेड, ऐसे फैक्ट जो एडमिट किए जाएं, नीड नॉट बी प्रूव्ड, उनको साबित करने की जरूरत नहीं होती। नो फैक्ट नीड बी प्रूव्ड, कोई भी फैक्ट जो प्रूव नहीं किया जाएगा इन एनी प्रोसीडिंग, किसी प्रोसीडिंग में, विच दी पार्टी, जो पार्टियां, देयर टू, उससे, आर देयर एजेंट्स, या उनके कोई एजेंट्स, एग्री टू एडमिट, वो रजामंद हो जाएं एडमिट करने के लिए, एट द हियरिंग, ये तो पेशी पर, आर विच, बिफोर, या उससे पहले, द हियरिंग, पेशी से पहले, हियरिंग से पहले, दे एग्री टू एडमिट, और वो राजी हो जाए मानने के लिए, बाय एनी राइटिंग, किसी भी तहरीरी सबूत के जरिए, अंडर देयर हैंड, जो उन्होंने अपने हाथ की तहरीर लिखी हो, और विच बाय एनी रूल्स, या किसी और असूल के जरिए से, आर प्लीडिंग इन फोर्स, या कोई दावों के जरिए से, प्लीडिंग के जरिए से, आर प्लीडिंग इन फोर्स, या कोई दावों के जरिए, प्लीडिंग के जरिए, एट द टाइम, नाफिजुल वक्त में, दे आर डीम्ड टू हैव एडमिटेड, तसव्वुर किया जाएगा कि उन्होंने मान ली है, बाय द प्लीडिंग, इन प्लीडिंग के जरिए से, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में, कोर्ट अगर चाहे तो, इन इट्स डिस्क्रिशन, अपनी सवाबदीद पर, रिक्वायर, वो तलब कर सकती है, द फैक्ट्स, उन फैक्टों को, एडमिटेड टू बी प्रूव्ड, जो कि मज़कूरा तस्लीम शुदा के अलावा, अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन, इन एडमिशन के अलावा, यानी क्या कहा गया, मगर अदालत मुतलका वाकयात की बाबत मज़कूरा तस्लीम शुदा के अलावा और सबूत तलब कर सकती है। यानी सिंपल वर्डिंग में लॉ गैट्स में आपसे पूछेगा कि वो फैक्ट के जो एडमिटेड हों उनके बारे में अदालत पूछती है, आप कहेंगे नहीं। हाँ, जो फैक्ट एडमिट कर लिए गए हैं उनके अलावा कुछ और फैक्ट जो उससे रिलेटेड हों उनके बारे में सबूत ले सकती है, हाँ ले सकती है। अब है स्टॉपल 114। स्टॉपल किसको कहते हैं? स्टॉपल कहते हैं कि दो शख्स आपस में कोई बात करें और एक दूसरे को यकीन दिला दे कि ये ठीक है, और दूसरा उस पे यकीन करके उसके बारे में कोई ना कोई तैयारी कर ले या कोई इंतजाम कर ले, तो उसको जो पहला शख्स जिसने यकीन दिलाया था वो उसको स्टॉप नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर, ये किताब है, ये मेरी किताब है मेरे हाथ में, मगर ये मेरी बहन की किताब है, और बहन की किताब मैंने उधार लेकर ये मैं पढ़ा रहा हूं। एक शख्स आया, उसने मुझे कहा कि मुझे जो है QSO का बेर एक्ट चाहिए, आप क्या फरोख्त करोगे? मैंने कहा ठीक है जी, मैं करूंगा, आपको 2000 का दूंगा। उसने कहा ठीक, मैं अभी पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूं। वो जैसे ही पैसों का इंतजाम करने गया, उसी पैसों के इंतजाम के दौरान, मैंने तो वैसे उससे कहा था, अचानक मेरी बहन ने मुझे कह दिया कि आसिफ मैं तुम्हें ये गिफ्ट कर रही हूं, तुम ही रख लो। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे उसने मुझे दिया, अचानक एक और बंदा आ गया, उसने कहा आसिफ साहब आप ये बेचेंगे? मैंने कहा अब तो ये मेरा हो गया, अब तो मैं अच्छी कीमत में बेचूंगा, मैंने तो पहले तो वैसे ही कह दिया था। मैंने कहा भाई मैं तो 5000 का दूंगा, लेना हो तो लो। उसने कहा ठीक है जी मैं देता हूं। अब जैसे मैं 5000 का इसको देने लगा, वो पहले वाला शख्स आ गया और उसने मुझे कहा कि आसिफ साहब वो मैं 2000 पे ले आया हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता भाई, जब मैंने तुम्हें ये सौदा किया था उस वक्त तो मैं इसका मालिक ही नहीं था, मेरी बहन इसकी मालिक थी, मैं तो मालिक बना बाद में, तो अब मैं इसको बेच रहा हूं 5000 में। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, रुकें, आपने मुझे कहा, यकीन दिलाया, और मैंने एक्ट अपॉन की, ये लफ्ज बड़ा कीमती, एक्ट अपॉन लॉ गेट में, कि दूसरा उस पर अमल भी करे, पहला यकीन दिलाए और दूसरा अमल करे, तब जाकर ये बात स्टॉप कर दी जाएगी, वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता। When one person has, जब एक पर्सन रखता है, by his declaration, अपने किसी वजाहत के जरिए से, एक्ट, अपने किसी वजाहती एक्ट के जरिए से, आर ओमिशन, या अपने तरके फेल के जरिए से, इंटेंशनली, जानबूझकर, काज्ड, ऐसे सबब पैदा कर ले, आर परमिटेड अनदर पर्सन, या दूसरे शख्स को इजाजत दे, टू बिलीव के वो यकीन कर ले, ए थिंग, एक चीज को, टू बी ट्रू के वो सच्ची है, एंड टू एक्ट अपॉन, अगर वो लफ्ज एक्ट अपॉन, उस पर अमल करे, एंड टू एक्ट अपॉन, और उस पर अमल करे, सच बिलीफ, इस यकीन के साथ, नेदर ही, ना तो वो, नार हिज रिप्रेजेंटेटिव, ना आसिफ का रिप्रेजेंटेटिव, यानी मैं भी इनकार नहीं कर सकता और मेरी बहन भी इनकार नहीं कर सकती नुमाइंदा बनकर,
शैल बी अलाउड, उनको इजाजत नहीं होगी, इन एनी सूट, किसी भी मुकदमे में, और प्रोसीडिंग या किसी प्रोसीडिंग में, बिटवीन हिमसेल्फ, जो उसके दरमियान है, एंड सच पर्सन, और वो शख्स, आर हिज रिप्रेजेंटेटिव, या उसका कोई नुमाइंदा, टू डिनाई, कि वो इनकार कर दे द ट्रुथ, उस सच्चाई से, ऑफ दैट थिंग, इस चीज के बारे में। वही वाली मिसाल जो मैंने अभी आपको दी, तो यही वाली मिसाल लागत में आपसे कहेगा तो मैं अब इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक्ट अपॉन कर लिया, मेरी बात मानकर उसने इंतजाम किया है। हाँ, एक्ट अपॉन ना करता, वैसे ही खड़ा हुआ है, अब कोई ऐसा मसला नहीं है। 115 एस्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी, जो किराया वगैरह होता है और जो लाइसेंस वगैरह होता है, ऑफ पर्सन का इन पोजेशन, जो पोजेशन में हो। ये बड़े गौर से सुनना। नो टेनेंट, कोई किराएदार, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका ताल्लुक किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो, यानी जमीनें, जायदादें, मार्केटें वगैरह, उससे। और पर्सन क्लेमिंग, या कोई शख्स जो क्लेम करता हो थ्रू सच टेनेंट, इस किराए के जरिए से, शेल ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस, वो उसके चलने के दौरान, उस किराएदारी की चलने के दौरान, किराएदारी के अरसे के दौरान, ऑफ द टेनेंसी, उस किराएदारी की, बी परमिटेड टू डिनाई, उसको इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इनकार कर दे, दैट द लैंडलॉर्ड ऑफ सच टेनेंट हैड, कि जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है इस जायदाद का, हैड एट द बिगिनिंग ऑफ टेनेंसी, किराया तय करने के वक्त, ए टाइटल टू सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो इसका मालिक ही नहीं था, मैं भी समझाता हूं। एंड नो पर्सन, और कोई भी शख्स, हु केम अपॉन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो किसी भी तरीके से इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में आया है, बाय लाइसेंस, किसी लाइसेंस के जरिए से, ऑफ द पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ, वो शख्स जो उसके कब्जे में है, शैल बी परमिटेड टू डिनाई, उसको भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो मुकर जाए, दैट सच पर्सन, के ऐसा शख्स, हैड ए टाइटल टू सच पोजेशन, कि ऐसे शख्स के पास तो उसका कब्जा भी नहीं था, एट द टाइम, उस वक्त, व्हेन सच लाइसेंस वाज गिवन, जब ये लाइसेंस दिया जा रहा था। लागत में आपसे कहेगा, आसिफ ने एक मकान किराए पे दिया इमरान को। अब इमरान और आसिफ का किराया तय हो गया, या आसिफ ने इमरान को बतौर लाइसेंस कोई चीज परमिट कर दी, तो अब वो जो किराएदार है, या वो जिसको लाइसेंस दिया है, वो शख्स, क्या ये इस किराए के दौरान ये कह सकता है कि आसिफ साहब, आपने जब मुझसे किराया तय किया था उस टाइम तो आप इसके मालिक थे ही नहीं, मैं तो अब आपको किराया दूंगा नहीं? ऐसा वो नहीं कर सकता। तो वो टेनेंसी के दौरान और लाइसेंस की जारी होने के बाद उसके दौरान वो ऐसा इनकार नहीं कर सकता, उसके लिए भी स्टॉपल है। यानी 114 से 116 स्टॉपल की प्रोविजन चल रही है। 116 स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके लिए भी एक स्टॉपल बन जाएगा जो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में है, बेली के बारे में, और लाइसेंसी या लाइसेंसी के बारे में। नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्ट करने वाला शैल बी परमिटेड, उसको इजाजत नहीं दी जाएगी टू डिनाई, के वो इनकार कर दे, दैट दी ड्रॉर हैड अथॉरिटी टू ड्रा, के जो ड्रा करने वाला उसको अथॉरिटी नहीं है, शैल सच बिल, इस बिल की, आर टू इंडोर्स इट, ये इसके ऊपर जो इंडोर्स किया गया है मैं बताता हूं अभी। नॉर शैल एनी बेली, या कोई भी बेली, आर लाइसेंसी या लाइसेंसी बी परमिटेड, उसको इजाजत नहीं दी जाएगी टू डिनाई, को इनकार कर दे, दैट हिज बेलर आर लाइसेंसर, कि उसका बेलर जो था और जो लाइसेंसर था, हैड वो रखता था, एट द टाइम उस वक्त, व्हेन द बेलमेंट आर लाइसेंस कमेंस्ड, कि जब ये बेलमेंट, व्हेन द बेलमेंट, जब ये बेलमेंट आर लाइसेंस, जो लाइसेंस कमेंस्ड शुरू हुआ था, अथॉरिटी टू मेक, इसको अथॉरिटी नहीं थी ये जारी करने की, सच बेलमेंट, ऐसी बेलमेंट को, और ग्रांट सच लाइसेंस, ये ऐसे लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए। बेलमेंट की बड़ी मैं सिंपल सी आपको मिसाल देता हूं, और भी मिसालें, ये सबसे सिंपल सी है। मैंने एक दोस्त को एक गिफ्ट पार्सल भेजा बजरिया डाक, और मैंने पता जिस घर का दिया उस घर का पता था एक्स। अब डाकिया वहां पर गया, मैंने पता एक्स ही लिखा है और जाहिद के नाम पे लिखा है, घर भी एक्स है और जाहिद के नाम पे, बिल्कुल ठीक है, और नीचे मोबाइल नंबर भी जाहिद का लिख दिया। अब डाकिए को इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो बतौर बेलर जाके ये कह दे, बेली बतौर कह दे कि मैं तो इसको नहीं दूंगा, क्यों कि ये तो किसी और को मुझे देना चाहिए, इसका असल हकदार तो कोई और है। ऐसा नहीं कर सकता। तो कोई भी बेलमेंट जिसके जिम्मे कोई काम लगाया गया हो, कोई अमानत सौंपी गई हो, जिस तरीके से आप मिसाल के तौर के ऊपर आप जो है कोई
मोटरसाइकिल स्टैंड पे खड़ा करते हैं और टोकन आप ले लेते हैं, उसके बाद वो इनकार नहीं कर सकता कि मैं तो आपको नहीं दूंगा मोटरसाइकिल, ये तो मुझे लगता नहीं कि आपका है, ऐसा नहीं। तो कोई भी बेलमेंट के दौरान या लाइसेंस के दौरान कोई भी शख्स किसी की भी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, ये आपने देखना है। एक्सप्लेनेशन 1, द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक्सेप्टर है, मे डिनाई, यहां पे देखो एक अलग चीज आगे वो डिनाई कर सकता है, दैट द बिल वाज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन, कि वो जो बिल था वो हकीकत में ड्रॉन किया गया था बाय द पर्सन, उस शख्स के जरिए से, बाय होम इट पर्पस टू हैव बीन ड्रॉन, जिसका मकसद ये था कि वो ड्रॉन कर सके। मैं भी समझाता हूं। एक्सप्लेनेशन 2, इफ ए बेली बिलीवर, अगर बेली जो है वो बिलीव करता है द गुड्स बेल्ड, के जो चीजें जो पार्सल दिया गया है टू ए पर्सन, शख्स को, अदर देन द बेलर, बेलर के अलावा ही में प्रूव, वो साबित कर सकता है दैट सच पर्सन हैड ए राइट, कि जिसको अब मैं दे रहा हूं ये सच्चा है, टू देम, उनमें से, एज अगेंस्ट द बेलर, उस बेलर के खिलाफ। मिसाल के तौर के ऊपर यहां पे 2 आसिफ एकेडमियां हैं, एक मैं आसिफ एकेडमी के नाम से है, एक दूसरा एकेडमी के नाम से। हमारी एकेडमी MA लेवल की है और दूसरों की जो एकेडमी है वो मैट्रिक लेवल की है। अब कोई ऐसा दाखिला की रोल नंबर स्लिप आ जाए जो MA की हो, और वो जब डाकिया नया लेकर जाए, जब डाकिया उसको देने के लिए जाए, तो जो मैट्रिक वाली एकेडमी का मालिक है वो ये कहे तो मेरी है, तो डाकिया कह सकता नहीं ये उस आसिफ एकेडमी वालों की है, क्योंकि वो MA वाली एकेडमी है, तुम तो मैट्रिक वाली हो, ये स्लिपें तो MA की हैं। तो इस तरीके से डाकिया कर सकता है जब उसको पता हो कि नहीं सच्चा कौन है, तो ऐसा कर सकता है। यहां तक का था। दुआ में याद रखना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम व सल्लु अलैहि। अल्लाह हाफिज।